प्रिय भैया बहनों, आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा पद के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? तो हम छोटी कक्षा से लगा करके बड़ी कक्षा तक संज्ञा के बारे में पढ़ते आए हैं, परंतु हम ठीक से संज्ञा को अगर समझेंगे तो समझने के लिए हमें 6 शब्दों को ठीक प्रकार से समझना होगा। और वो शब्द कौन कौन से हैं? तो पहला है व्यक्ति। पहला शब्द है व्यक्ति। दूसरा शब्द है हमारे पास में, वह है वस्तु। व्यक्ति, वस्तु, स्थान। ये 3 शब्दों को सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद में 3 शब्द और है जिसको हम गुण, दशा और अवस्था ये कहते हैं। तो ये 6 शब्द जो है, इन 6 शब्दों से मिलकर के हमारी संज्ञा पूर्ण होती है। तो इसको ठीक से समझने के लिए एक बार पुनः प्रारंभ से करते हैं। इसको देखिए, व्यक्ति का मतलब किससे है? तो व्यक्ति का अर्थ किसी व्यक्ति से नहीं, अर्थात किसी पुरुष से नहीं है, या स्त्री पुरुष से भी नहीं है, या हम मनुष्य अगर कहे तो केवल मनुष्य से भी नहीं है। इसका मतलब, व्यक्ति का मतलब प्राणी से है। तो ये जो प्राणी शब्द है, इसको अब व्यक्ति कहे या प्राणी कहे, एक ही बात है। इसको ठीक से याद रखना पड़ेगा। कई बार हम व्यक्ति को व्यक्ति मान करके परिभाषा शुरू कर देते हैं। अब प्राणी का अर्थ क्या है? प्राणी का मतलब होता है संसार में जितने भी प्राणी हैं, वे चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म हो या स्थूल यानी बड़े से बड़े, वे सब प्राणी व्यक्ति या प्राणी कहलाएंगे। जैसे सबसे छोटा जीवाणु होता है, और यूँ हम जो नग्न आंखों से देख सकते हैं सबसे छोटा प्राणी, जिसको हम चींटी बोलते हैं। उसके बाद में दूसरे और कुछ शब्द अगर कहा जाए तो बड़े से बड़े शब्दों जीवों में हम जिसको डायनासोर, व्हेल मछली, इस प्रकार के कहते हैं। तो ये प्राणी हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, देवी देवता आदि, ये सब प्राणी के अंतर्गत आते हैं या व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। इसको हमको ध्यान में करना पड़ेगा। उसके बाद में जो दूसरा शब्द है उसको हम बोलते हैं वस्तु। और वस्तु का अर्थ क्या है? संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जो हम देखते हैं, वे सभी की सभी वस्तुओं के अंतर्गत आती है। यानी कोई भी चीज़, चाहे वो घर के अंदर की हो या घर के बाहर की हो, दुनिया में कहीं भी कोई भी वस्तु दिखाई देती है, जो हमको दिखाई देती है, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, वे सारी वस्तुएं वस्तु के अंतर्गत आती है। फिर तीसरा जो शब्द आता है वह आता है स्थान। और स्थान का मतलब क्या है? स्थान का मतलब जगह कह दो। संसार की जितनी भी जगह है वो सब इसके अंतर्गत आएगी। अब जब स्थान की हम बात करते हैं तो हमको ध्यान में करना चाहिए कि वे कौन कौन से स्थान हैं। स्थानों में कौन कौन से स्थानों को हम एक मोटा तौर से समझ सकते हैं। तो संसार की सभी जगह का मतलब है जो चाहे जल में है, चाहे स्थल पर ज़मीन पर है, या अंबर यानी आकाश में है, सर्वत्र जो भी जगह है वे सारी जगह स्थान कहलाते हैं। जैसे घर, घर के अंदर कमरा, रसोई, मंदिर, ये सारे के सारे स्थान भी स्थान हैं। चाहे वो घर के अंदर हो, घर के ऊपर हो, ये या घर के बाहर, ये भी सब इसमें आएंगे। फिर मंदिर, चाहे कोई भी मंदिर हो, छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, भगवान का मंदिर हो, देवी देवताओं का मंदिर हो, या मस्जिद, गिरजाघर, ये जितने भी पूजा स्थल है उनको हम एक शब्द मंदिर के रूप में यहाँ लिख रहा हूँ। फिर हम विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय, यह भी एक स्थान है। विद्यालय के मैदान भी एक स्थान है। कक्षा कक्ष है, वह भी
जो है वह भी स्थान है। और इसके अलावा चाहे कक्षा के अंदर सामान रखने की जगह जो भी है, चाहे वो अलमारी है, वह भी एक स्थान के अंतर्गत आती है। तो स्थल, फिर आकाश, आकाश के अंदर जो है वह भी, उसको भी हम जगह बोलते हैं। उसके बाद में कभी पहाड़ों का अंदर हमने देखा होगा गुफाएं होती है, कहीं धरती के अंदर कुआं, तालाब, बावड़ी, नदी, बांध, इस प्रकार से देखते हैं, वह भी स्थान के अंतर्गत आता है। फिर धरती के ऊपर पहाड़ है, पठार है, ये भी स्थान के अंतर्गत आता है। फिर धरती के नीचे भी हम जब जिसको पाताल बोलते हैं, वह भी एक स्थान के अंतर्गत आता है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो स्थान कहने पर ये सारी बातें हमको ध्यान में आ जाए। उसके बाद में हम पढ़ते हैं 3 शब्द और है। गुण, गुण का मतलब है जिसमें रंग, रूप, स्वाद, आकार आदि जो भाव जिसके प्रकट होते हैं, तो वो भी इस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर 5वां प्रकार का शब्द है दशा। दशा का मतलब स्थिति। अगर हमको कोई पूछे क्या जी कैसे हो, तो हम बोलते हैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, अच्छा हूँ, बीमार हूँ, कमज़ोर हूँ, ऐसे। या किसी बालक के बारे में पूछा जाए ये बालक कैसा है, तो हम बोलते हैं ये होशियार है या ये कमज़ोर है। तो इस प्रकार के ये भी शब्द इस दशा के अंतर्गत आते हैं। फिर एक शब्द और आता है, वह है अवस्था। अवस्था का मतलब हम आयु के अनुसार लेते हैं। जहाँ उम्र के अनुसार किसी को हम उसको अवस्था में बांट देते हैं। जन्म से लगा करके मृत्यु तक की सारी अवस्थाएं, उनके भाव को भी हम संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 शब्द हमको फिर से ध्यान में रखना चाहिए। वो शब्द कौन कौन से हैं, तो एक बार फिर से समझिए। पहला हमने बताया व्यक्ति, दूसरा वस्तु, तीसरा स्थान, चौथा गुण, 5वां दशा और छठा अवस्था। इस प्रकार से हम संज्ञा की जब परिभाषा बनाते हैं, तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? संज्ञा की परिभाषा होगी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या अवस्था। फिर से देखिए, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, दशा और अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं, या के का ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या अवस्था की जानकारी देने वाले शब्द, बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो एक चीज़ यह हमको समझने में जो दिक्कत आती है उसको मैंने गहराई से बताने की कोशिश की। उसके बाद अगर और किसी को कहा जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं, अगर सबसे छोटी से छोटी अगर परिभाषा बतानी हो, तो उसको हम कहते हैं नाम। यानी किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का, उनका यदि नाम आ जाए तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो नाम का मतलब होता है संज्ञा। उसके बाद में हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। उस संज्ञा के भेदों में जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा जब किसी को पूछी जाती है, तो हमारे में से कई बालक ये समझते हैं कि व्यक्ति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जबकि ये परिभाषा गलत है। परिभाषा को ठीक प्रकार से नहीं समझने के कारण से हम ऐसी परिभाषा बोलते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? विशेष प्राणी, विशेष वस्तु, विशेष स्थान। फिर से ध्यान करिए, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब विशेष शब्द क्यों लगाया है? विशेष का मतलब होता है जब भी किसी प्राणी का नाम आ जाए तो उसको वह विशेष बन जाता है। कोई वस्तु जो है उसका भी नाम आ जाए तो वह विशेष बन जाता है, और स्थान का भी यदि नाम आ जाए तो वह विशेष बन जाता है। इसलिए हमको व्यक्तिवाचक का मतलब इसको ध्यान में करना चाहिए कि विशेष प्राणी भी है, विशेष वस्तु भी है और विशेष स्थान भी है। इसको ध्यान में करना।
अब प्राणी के अंतर्गत जब हम लेते हैं तो ध्यान में आता है कि प्राणी कौन कौन से है। तो प्राणी में मनुष्य, पेड़ पौधे, पुष्प, पशु पक्षी, ये सारे के सारे जो है ये प्राणियों के अंतर्गत आते हैं। यानी हम इसको यदि यूं कहें कि मनुष्य भी है, तो मनुष्य में जितने प्रकार के मनुष्य है, चाहे वो बच्चा है या बूढ़ा है, स्त्री है या पुरुष है, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आएंगे। पेड़ पौधे, जहाँ पेड़ बड़े से बड़ा पेड़ हो, छोटे से छोटा पौधा हो, वो भी आएगा इसमें। यहाँ तक कि घास फूस भी, ये भी जो है इस पौधे जैसे में पेड़ पौधों में आते हैं। फिर पेड़ पौधों के ऊपर पुष्प, फल इत्यादि जो लगते हैं वह भी जो है प्राणी के अंतर्गत आते हैं। यानी जब तक ये फल या पुष्प जो है पेड़ से जुड़े हुए हैं, तब तक उनको हम प्राणी कहते हैं। इसी प्रकार से इनके कुछ उदाहरण यहाँ लिखे हैं। जैसे मनुष्य के अंतर्गत मैंने केवल एक नाम लिखा है, यशोदा। पेड़ के अंतर्गत हमने लिखा है पीपल का पेड़। केवल पेड़ कहेंगे तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, जबकि पेड़ का यदि नाम बताया कि पीपल का पेड़, इमली का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, ऐसे जो भी, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, वह भी प्राणी है। गुलाब का पौधा, ये भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चमेली का फूल, कमल का फूल, कामधेनु ये गाय का नाम है, गरुड़ ये पक्षी का नाम है। तो इस प्रकार से ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। यदि हम ऐरावत हाथी या चेतक घोड़ा इस प्रकार के नाम बोलेंगे तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा। यहाँ तक कि यदि हम ये कहें कि सफ़ेद कबूतर, तो सफ़ेद कबूतर भी इसके अंतर्गत आएंगे, क्योंकि कबूतर कहने पर तो जाति का ज्ञान होता है, परंतु सफ़ेद कहने से वह विशेष बन जाता है। तो इस प्रकार से विशेष जो है प्राणी का बोध कराते वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरा, इसी में वस्तु। वस्तु का मतलब क्या है? कोई भी वस्तु जिसका नाम हम जानते हैं, चाहे वो उसकी जो है उत्पादन के आधार पर उसकी उत्पादक कारखाना जिसको कह सकते हैं, या फैक्ट्री कह सकते हैं, या कंपनी कह सकते हैं, उसके आधार पर या नाम के आधार पर। जैसे हमने कहा पुस्तक, तो जातिवाचक आएगी, परंतु पुस्तक का यदि हमने नाम बताया, जैसे हिंदी की पुस्तक, संस्कृत, गीता, महाभारत, रामायण, अब इस प्रकार से हमने ये कहा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। ऐसे ही जैसे कुर्सी है, टेबल है, तो वो जातिवाचक में आता है। परंतु यदि हमने इसको कहा कि स्टील की कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी, सेलो कुर्सी, ऐसे अगर किसी भी वस्तु का नाम दिया, पंखा है तो पंखे का भी यदि हमने नाम लिया, जैसे टेबल पंखा हो सकता है, छत पंखा हो सकता है, बजाज पंखा हो सकता है, खेतान हो सकता है, जब उसकी पहचान आ जाए, उसका नाम आ जाए, तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे। तो अब यहाँ व्यक्ति का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ वस्तु विशेष है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक में आई। ऐसे जैसे पेन, कई पेनें हम खरीदते हैं अलग अलग नामों से, जैसे मैंने एक नाम लिखा मार्कर पेन, और भी अनेक पेनों के नाम हो सकते हैं। अब कोई मूर्ति है, मूर्ति में भी हमने कहा कृष्ण की मूर्ति है, राम की मूर्ति है, शिव की मूर्ति, ऐसे चित्र भी हो सकते हैं। चित्रों में भी यदि हमने कहा कि यह विष्णु का चित्र है, या महादेव का चित्र है, या इस प्रकार से प्रधानमंत्री का चित्र है कि राष्ट्रपति का चित्र, ऐसा अगर कहेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसके अलावा जब हम पढ़ते हैं तो तीसरा शब्द आता है हमारे सामने, वह है स्थान। स्थान का मतलब जो है, जो भी स्थान है दुनिया में, वो सारे के सारे स्थान हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में तब आएंगे जब उसका नाम दिया जाए। जैसे सागर, अगर सागर कहेंगे तो सागर बहुत सारे हैं, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, क्षीर सागर है, ऐसे अनेक। परंतु यदि उसका हमने नाम लिया है, जैसे अभी मैंने कहा हिंद महासागर, अंध महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, क्षीर सागर, ऐसे नाम लिया तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे पहाड़ों के नाम है, जैसे अपने कहा विंध्याचल, अरावली, हिमालय, ऐसे अनेक पर्वतों के नाम है। जब नाम कहेंगे तो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। नदियाँ हो सकती है, जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ऐसे अनेक नदियाँ हैं। कोई बांध हो सकते हैं, जैसे अपने राजस्थान में एक प्रसिद्ध बांध है जवाई बांध। इस प्रकार से
कुआं, तालाब, नदी, पहाड़, ये सारे ऐसे ही जिले का नाम हो सकता है, नगर का नाम हो सकता है, राज्य का नाम हो सकता है, देश का नाम हो सकता है। ऐसे जो भी नाम है स्थानों के, वे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो मैं समझता हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हो गया, विशेष प्राणी, वस्तु और स्थान जब उनका नाम पता लग जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा की जब बात करते हैं तो हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। यानी जहाँ जहाँ पर भी जाति का बोध होता हो, जाति का ज्ञान होता हो, वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे हमने कहा परिभाषा के अंतर्गत बोलते हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति का ज्ञान कराने वाले। अब ये परिभाषा और व्यक्तिवाचक की परिभाषा में केवल इतना अंतर है। व्यक्तिवाचक की परिभाषा में होगा विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान की का ज्ञान कराने वाले शब्द, जबकि इसमें हो जाएगा किसी, यानी किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति का ज्ञान कराने वाले, नाम नहीं जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें भी हमको ये ध्यान में करना पड़ेगा कि जैसे पशु, अब पशु का अर्थ जो है वह भी प्राणी है। मनुष्य कहेंगे तो वह भी प्राणी है, कीट पतंगे कहेंगे वह भी प्राणी है, पेड़ पौधे कहेंगे वह भी प्राणी है, पक्षी कहेंगे तो भी। यानी इस प्रकार से चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंगे हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, ये सारे के सारे प्राणी हैं। उनकी जाति का नाम आ जाए, यानी जैसे हमने मनुष्य कहा तो मनुष्य, हम सब मनुष्य है। माता अगर कहे तो माता, माता कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक महिला का नाम नहीं है। जो भी जन्म देने वाली है वे सारी माता है, तो माता भी एक जाति बन गई। पिता, पिता भी, क्योंकि हर एक बालक का जो है, हर एक व्यक्ति का जो है वो पिता जो है जन्म देने वाला, वो अलग अलग है। इस प्रकार से पिता भी एक जाति है। भाई कहे तो भी कौन सा भाई, तो हम भाई बहन, लड़का लड़की, इस प्रकार से इनको भी हम प्राणी कह सकते हैं। तो ये सारी प्राणियों की जाति है केवल। ऐसे ही हमने एक शब्द लिखा है समुदाय। समुदाय का मतलब होता है जहाँ पर किसी जाति समुदाय का बोध कराते हो, या एक वर्ग। जैसे जाति समुदाय का मतलब लकड़ी के काम करने वालों को हम सुथार कहते हैं, लोहे के काम करने वालों को हम लोहार कहते हैं, मिट्टी के काम करने वाले को हम कुम्हार कहते हैं, सिलाई का काम करने वाले को हम छिपा, दर्जी, इस प्रकार से बोलते हैं। नाई का काम करने वाले को हम नाई कहते हैं, बाल काटने वाले को। तो कपड़े धोने और इस प्रकार से इस काम में लगे हुए लोगों को हम धोबी कहते हैं। तो ये समुदाय का बोध कराता है। परंतु केवल यही समुदाय नहीं है, जैसे सेना भी एक समुदाय है। अब जहाँ पर बहुत सारे सैनिक उसके अंदर होते हैं तो वह भी एक समुदाय बन गया। जो देश की रक्षा करने का काम करते हैं उसको सैनिक, यह एक समुदाय हो गया। तो इस प्रकार से समुदाय के अंतर्गत एक, जैसे कोई मंच है, पार्टी है, सभा है, वो भी समुदाय का बोध कराते हैं, तो उसको भी हम प्राणी के अंतर्गत लेते हैं। फिर इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो प्राणी के बाद में एक जाति आती है जिसको हम वस्तु बोलते हैं। विविध प्रकार की वस्तुएं होती है, उनको भी हम जाति बोल सकते हैं। चाहे वो घर के अंदर की वस्तुएं है, एक बार आप सोचिए आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, उसकी सूची बनाइए। मैं समझता हूँ जब आपको कहेंगे तो आप 100 प्रकार की वस्तुओं की सूची बना सकते हैं। वो अनाज भी हो सकता है, वो जो है बर्तन भी हो सकते हैं, वो कपड़े भी हो सकते हैं। तो ऐसी अनेक वस्तुएं हमको दिखाई देती है, वो सारी वस्तुएं इसके अंतर्गत आएगी। अब हम एक दो प्रकार, 3 प्रकार के शब्द और बोलते हैं जिसको हम द्रव बोलते हैं। द्रव यानी पदार्थ, चाहे वो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, लोहा, कोयला, ये सारे जो है ये पदार्थ कहलाते हैं।
इसी प्रकार से द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है जो तरल पदार्थ होता है, चाहे वो पानी है, चाहे शरबत है, घी है, तेल है, छाछ है, दूध है, दही है, ये भी द्रव्य के अंतर्गत है। ये भी वस्तुएं हैं। फिर गैस, अलग अलग प्रकार की गैस है जिसको वायु के नाम से हम बोलते हैं। जब हम केवल उसको गैस या वायु के रूप में बोलते हैं तो वह भी इसके अंतर्गत आती है। फिर जैसे धातु मैंने कहा था अभी, वही पदार्थ, सोना चांदी इत्यादि, वो इसके अंतर्गत आती है। और भाई बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है, हमारे घर में कोई मूर्ति हो सकती है, चित्र हो सकते हैं, ये सारे भी जो है जाति मत है। क्योंकि जब केवल चित्र कहते हैं तो कौन सा चित्र है ये हमको समझ में नहीं आता है। मूर्ति कहने पर मूर्ति कई प्रकार की हो सकती है, मिट्टी की हो सकती है, तांबे की हो सकती है, कांसे की हो सकती है, लोहे की हो सकती है, पत्थर की हो सकती है, या किसी अलग अलग देवी देवताओं की हो सकती है। केवल मूर्ति कहने पर वो जाति का ही बोध कराते हैं। इस प्रकार से जहाँ केवल जाति का बोध होता है वो सारी वस्तुएं जो है जातिवाचक के अंतर्गत आती है। फिर अगला एक शब्द आता है, वह है स्थान। और स्थान के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो स्थान कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि स्थान जो है गली, मोहल्ला, बस्ती, नगर, ढाणी, राज्य, देश, द्वीप, द्वीप, नदी, नाला, बांध, झरना, खाड़ी, सागर, पहाड़, यहाँ तक कि ग्रह, नक्षत्र आदि, ये सब के सब स्थान कहलाते हैं। क्योंकि यदि हमको कोई कहे कि वर्तमान में मनुष्य कहाँ तक पहुँच गया, तो हम बोलते हैं चंद्रमा तक, यानी वह भी एक स्थान है। मंगल ग्रह पर जाने की सोच रहे हैं तो वह भी एक स्थान हो गया। आकाश के विविध प्रकार के तारे दिखाई देते हैं, वो तारे और जो है उनको भी हम जो है इसके अंतर्गत लेते हैं। तो हम ऐसे सारे जो है किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान, उसका ज्ञान कराने वाले, उसकी जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपको ठीक से समझ में आया होगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। अब जब भाववाचक संज्ञा की जब बात करते हैं तो हमको ध्यान में क्या आना चाहिए, ये ठीक से समझने की आवश्यकता है। 3 शब्द है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में हमने व्यक्ति, वस्तु और स्थान, ये 3 चीजें ली थी। ऐसे कैसे भाववाचक संज्ञा में 3 शब्द है, गुण, दशा और अवस्था। ऐसे गुण, दशा, अवस्था का ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये ठीक से याद रखिए कि 3 शब्द याद रखना हमेशा, गुण, दशा या अवस्था। अब यह शब्द का मतलब होता है गुण का भाव हो, दशा का भाव हो या अवस्था का ज्ञान कराता हो, तो ये सारे भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अब कभी कभी हम जब गुण की बात करते हैं तो केवल हम गुण की तरफ ही देखते हैं। गुण का मतलब केवल गुण से नहीं है। गुण का मतलब गुण और अवगुण दोनों ही है, गुण दोष दोनों ही प्रकार के होते हैं, परंतु उसमें भी हमको भाव प्रकट करने वाली बातें देखनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे सुंदरता, ये सुंदर होने का भाव, मटमैला, गंदापन का जो भाव है वो इसमें आएगा। तो ये सारे जो है गुणवाचक शब्द कहला सकते हैं। ऐसे ही देखिए इसमें रंग, रंग से भी हम किसी भाववाचक संज्ञा का ज्ञान कर सकते हैं। जैसे गोरा, काला, पीला, नीला, गेहुआ। अब कभी कभी हमको पूछते हैं कि भारत के लोग किस प्रकार के हैं, कौन से रंग के हैं, तो हम उसको या तो गेहुआ रंग का कहेंगे या श्याम वर्ण का कहेंगे। अंग्रेज जो है वो गोरे लोग हैं, अफ्रीकन जो लोग हैं वो काले लोग हैं। तो इस प्रकार से रंग के आधार पर भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का ज्ञान करते हैं। फिर आगे है आकार। आकार का मतलब आकृति से है। आकृति चाहे उसमें छोटा हो, बड़ा हो, पतला हो, मोटा हो, चौकोर हो, लंबा हो, चौड़ा हो, तिकोना हो, गोल हो या अंडाकार हो,
ये सब आकृति का ज्ञान कराने वाले शब्द है, तो इसको भी हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। उसके बाद में आता है स्वाद। अब जब स्वाद की बात करते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि ये जो स्वाद है वो किसके अंतर्गत आता है। ये स्वाद भी इसी के अंतर्गत आता है। जैसे हमने कहा खटास, यानी खटाई को जहाँ भाव आता है, खट्टा यह विशेषण है, परंतु खटास यह भाववाचक संज्ञा है। यानी विशेषण शब्दों से हम जो है वो भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। मीठा ये गुण है, परंतु यह विशेषण है, परंतु इसको यदि मिठास के रूप में कहेंगे तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ऐसे ही नमकीन, कसेला, ये जो स्वाद के आधार पर हम किसी चीज़ का ज्ञान करते हैं तो ये स्वाद वाले भी इस गुण के अंतर्गत आएंगे। अगला शब्द हमारे पास में है दूसरा, वह है दशा। दशा का मतलब स्थिति से है। यदि हमको कोई पूछे कि आप कैसे हो तो आप बोलते हैं, हम बोलते हैं हम स्वस्थ है, हम बीमार है। ऐसे ही मान लीजिए सब्जियों की स्थिति कैसी है, उसकी दशा कैसी है, तो हम बोल सकते हैं ये ताज़ी है या बासी है। रोटी जो है वह अभी अभी बनी है तो वो ताज़ी भी कह सकते हैं, या कल से पड़ी है, लंबे समय से पड़ी है, उसको हम बासी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी जो है दशा में अंतर्गत आता है। ऐसे ही हमारी स्थिति, कक्षा में हम कैसे कमज़ोर हैं, होशियार है, तो ये स्थिति पढ़ाई के आधार पर या स्वास्थ्य के आधार पर ये सारी स्थितियाँ भी इसके अंतर्गत आएगी। ऐसे ही कई वस्तुएं जो है मिलाते हैं तो हम उसके भाव को बोलते हैं मिलावट। अब थकने के भाव को थकावट या थकान बोलते हैं। कभी कभी हमको घबराहट होती है तो घबराहट बोलते हैं। क्रोध आता है तो जो है वो जो क्रोध की भावना जो है, क्रोध का जो भाव है वह क्रुद्ध या इस प्रकार के गुस्सेल ऐसे शब्द बोलते हैं, तो ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा जो शब्द है वह है हमारा अवस्था। अवस्था का मतलब होता है आयु से। अवस्था के आधार पर भी हम शब्दों को जो है वो भाववाचक संज्ञा में लेते हैं। अवस्था का मतलब क्या है, जैसे जन्म से लगा करके मृत्यु तक। जब बिल्कुल बच्चा गर्भ में होता है तो उसको भ्रूण अवस्था बोलते हैं। फिर जब वह जन्म लेता है तब से लगा करके और हम 5वीं तक जो बालक पढ़ते हैं उनको हम शिशु अवस्था बोलते हैं या शैशवा अवस्था बोलते हैं। उसके बाद में जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम उसको बच्चा बोलते हैं, तो बच्चे की जगह उसको बचपन, उसका बचपन जो है वह भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही लड़का से लड़कपन जो शब्द बना है वह भी भाववाचक संज्ञा है, ये भी अवस्था है। इसमें किशोर अवस्था को भी हम भाववाचक में लेते हैं। तरुणा अवस्था उसको हम भाववाचक में लेते हैं। युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, जर्जर अवस्था, मरणावस्था, यानी इस प्रकार से जन्म से लगा करके मृत्यु तक ये सारे जो शब्द है वह भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो प्रिय भैया बहनों, आपको ये जो है 3 प्रकार की संज्ञा बताई। संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 3 प्रकार की मुख्य संज्ञाएं हैं, परंतु हमको बड़ी कक्षाओं में जाकर के 2 और प्रकार की संज्ञाओं के बारे में पढ़ना होता है, जिसको हम 2 नामों से पुकारते हैं। एक होती है समुदायवाचक संज्ञा और एक होता है द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। यह इस जातिवाचक संज्ञा का ही एक प्रकार है, ये हमको समझना पड़ेगा। ये जातिवाचक संज्ञा है, उसी में से यह संज्ञा निकली है। तो यहाँ पर हमने लिखा है समुदाय। समुदाय का मतलब जहाँ किसी जाति समुदाय का बोध कराता हो, यानी जहाँ समूह का बोध होता हो। जाति का मतलब यहाँ
जैसे कुम्हार यदि हमने कहा है तो मिट्टी के काम करने वाले अनेक लोगों का समुदाय जो होता है, समूह जो होता है, उसको हम एक समुदाय बोलते हैं। इसी प्रकार से यदि हमने कहा मूर्तिकार, तो ये मूर्तिकार जो है यह कौन है? यह भी मूर्ति बनाने वाले लोग, चाहे वो कोई भी हो, वो भी एक समुदाय कहलाता है। ऐसे ही यदि हम सेना सेना कहेंगे तो ये जो सेना है वह किसी एक व्यक्ति की सेना नहीं होती है। जब एक से अनेक जब होते हैं तो उसको हम सेना, फौज इस प्रकार से कहते हैं। वह भी समुदाय का बोध कराता है। जैसे कक्षा, अब कक्षा का मतलब अनेक विद्यार्थी, केवल एक विद्यार्थी को हम जो है कक्षा नहीं कह सकते हैं। तो अनेक विद्यार्थी जहाँ पढ़ते हैं वो एक समूह में पढ़ते हैं, उसको हम कक्षा बोलते हैं। इसी प्रकार से कोई भी पार्टी हो सकती है। अब पार्टी जब होती है तो उस पार्टी में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। आपने देखा होगा, भले कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, हर एक के अंदर बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए रहते हैं। जिसमें कोई अध्यक्ष होगा, कोई उपाध्यक्ष होगा, कोई मंत्री होगा, कोई सचिव होगा, कोषाध्यक्ष होगा, ऐसे अनेक प्रकार के और सदस्य भी होते हैं। तो इस प्रकार से कोई पार्टी हो सकती है, मंच हो सकता है, परिषद हो सकता है, समिति हो सकती है। समिति के अंदर भी आपने देखा होगा, चाहे वो विद्यालय की समिति हो, चाहे सेवा की समितियां हो, ऐसे अलग अलग प्रकार के संगठन हो सकते हैं। उन संगठनों को भी इस समुदाय के अंतर्गत लेते हैं। इसलिए समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को हम समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए इसको, हम या तो इसको समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। यह एक इसका चौथा प्रकार है जो जातिवाचक संज्ञा में से निकला है। उसके बाद में एक और प्रकार होता है, उसको बोलते हैं द्रव्य या पदार्थवाचक। द्रव्य या पदार्थवाचक कौन कौन से हैं? तो हमको ध्यान में आता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हम गिनते हैं। वो कौन कौन सी है? तो हम बोलते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 प्रकार की संज्ञाओं के बारे में, मतलब अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ते हैं। तो जो इस प्रकार की चीज़ें हैं, अब पदार्थ में जैसे हम धातुएं लेते हैं, कौन कौन सी धातुएं होती है? तो मैंने पहले भी गिनाया था, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये सब जो है, लोहा, कोयला, शीशा, जस्ता, अभ्रक, ये सारी की सारी वस्तुएं हैं। वह भी जो है द्रव्य या पदार्थवाचक के अंतर्गत आती है। अब केवल जब हम सोना कहेंगे तो सोना भी कई प्रकार का होता है, चांदी के भी कई प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार से उनकी केवल जाति का बोध कराते हैं, तो वो द्रव्य या पदार्थ में वाचक में जो है आते हैं। ऐसे ही गैस, चाहे वो किसी प्रकार की वायु हो, गैस हो, उसको हम जानते हैं कि आकाशमंडल में अनेक प्रकार की गैसों के मंडल बने हुए हैं। तो वे सब जो है ये इसके अंतर्गत आएंगे। फिर द्रव्य हमने जैसे कहा है, और द्रव्य में अनेक प्रकार के द्रव्य होते हैं जो तरल पदार्थ होते हैं, जिसको गिराने पर धरती पर फैल जाते हैं या ढलान की ओर बहने लगते हैं। ऐसे द्रव्य पदार्थों को भी हम इस समूह या समुदाय में लेंगे, चाहे वो घी, तेल, दूध, दही, शहद, दवाई, स्याही, ऐसे अनेक वस्तुएं हैं, वो द्रव्य पदार्थवाचक के अंतर्गत आएगी। तो ये जो है वह 5वां प्रकार का था, जिसका नाम था द्रव्य या पदार्थ वाचक संज्ञा। तो ये जो है, ये 5 प्रकार की संज्ञाएं हमने बड़ी कक्षा के आधार पर बताई है, और छोटी कक्षाओं के आधार पर मुख्यतया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो आज के दिन इतना ही। मैं समझता हूँ संज्ञा के बारे में बहुत कुछ आप स्पष्ट रूप से समझ पाए होंगे। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कभी भी जो है मेरे व्यक्तिगत नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।